हिंदी की कक्षा में हम कल निबंध को देख रहे थे और निबंध के अंतर्गत हमने निबंध की परिभाषा, निबंध के लक्षण, निबंध के प्रकार और निबंध के विकास क्रम को देख रहे थे। निबंध की परिभाषा हमने दो विद्वानों के अनुसार बाबू गुलाब राय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जानी थी। निबंध किसे कहते हैं यह समझा था। निबंध के क्या प्रधान लक्षण होते हैं, अर्थात निबंध में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, इस चीजों को जाना था। और इसके अतिरिक्त निबंध कितने प्रकार का होता है, इस चीज की चर्चा हम संक्षिप्त रूप में कर लिए थे। तो निबंध के प्रकार जो थे वो 4 प्रकार के थे। हमने आपको वर्क दिया था कि आप चारों प्रकार के निबंध के विषय लिख के आएंगे। संभवतः आपने लिखा होगा। कथात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, इसके बाद था विचारात्मक निबंध और इसके बाद भावात्मक। अब समझने में यह तकलीफ हो रही थी कि कैसे जाने कि वह कथात्मक निबंध की श्रेणी में आएगा, कैसे जाने कि वर्णनात्मक, अर्थात किस प्रकार से उसको हम यह समझ पाएंगे कि निबंध के प्रकार में कौन सा विषय कहाँ पर आएगा। इसके लिए यह जानना है कि निबंध के इन प्रकारों में किन चीजों को कहाँ पर लिखा जाना चाहिए। कथात्मक निबंध, कथा, कहानी, किसी भी चीज की कथा या कहानी के स्वरूप में यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो वहां कथात्मक निबंध आएगा। और यदि आप किसी भी वस्तु या प्रकृति या स्थान या व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं तो वह वर्णनात्मक निबंध में आएगा। इसमें अमूमन स्थान का वर्णन किया जाता है, स्थान से संबंधित विषयों का इसमें वर्णन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी स्थान नहीं बल्कि और इसमें कथात्मक निबंध में घटना प्रधान। ये निबंध कैसे होंगे, ये घटना प्रधान होंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि घटना प्रधान निबंध, ये विषयी प्रधान निबंध है। इनकी जो प्रकृति है, प्रकृति के आधार पर देखें तो कथात्मक निबंध घटना प्रधान निबंध। जैसे विद्यालय का वार्षिकोत्सव क्या है, मैच का आंखों देखा हाल, ठीक है। लेकिन वर्णनात्मक निबंध में विषय प्रधान है। वह विषय जिसके बारे में आपको वर्णन करना है, जैसे मेरा भारत देश, क्या करेंगे, इसका वर्णन कर पाएंगे। मेरा मध्य प्रदेश वर्णन करना है। और किसी स्थान ताजमहल, हमने उदाहरण दिया था, ताजमहल वर्णनात्मक निबंध, अर्थात यह विषयी प्रधान निबंध होगा। किसी भी स्थान या वस्तु का वर्णन किया जा रहा होगा तो वह वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर आता है विचारात्मक निबंध। जैसे इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है वैसे ही इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध में अंतर यह होता है कि विचारात्मक निबंध जो होते हैं वो आपके विचार के भूतकाल से संबंधित होते हैं, माफ कीजिएगा, भविष्य से संबंधित। समझ रहे हैं, मतलब यह क्या होगा, समय अनुकूल होगा।
था ना, विचारात्मक निबंध। विद्यार्थी जीवन एक विचार है, नहीं, अनुशासन विचार। और यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं शिक्षक होता, आपको उस विचार से लिखना है। इस भावात्मक निबंध में आपको राग और अपनी भाव को व्यक्त करना है। इस भावात्मक निबंध में अपने राग और अपने भाव को व्यक्त करना है, अर्थात जो वर्तमान में आपके साथ भाव चल रहे हैं उनमें ये भावात्मक निबंध आएगा। भावात्मक निबंध में ज्यादातर आलोचनात्मक निबंध लिखे जाते हैं, क्योंकि वह भावात्मक निबंध लेखक के प्रकृति पर निर्भर करता है। नहीं समझ रहे हैं? जिस प्रकार से आप आलोचनात्मक निबंध में यदि लिखेंगे तो किसी भी घटना प्रधान का आलोचना करेंगे। आलोचना का मतलब क्या है? आलोचना का मतलब उसके दोनों तथ्य का विश्लेषण करना। यह चीज सत्य है या असत्य है, आपकी दृष्टि में ज्यादा चीज कौन सी ज्यादा सही है, इस चीज का ही विश्लेषण करना आलोचना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें भावात्मक निबंध में आपके समालोचना से संबंधित निबंध, जो आपके भाव विचारों में तथ्यगत अभी और उसका आप निष्कर्ष जो लिखेंगे, वो भावात्मक निबंध के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे। समझ रहे हैं बात को आप? तो इसमें विश्लेषण प्रधान है ना। आप विभिन्न प्रकार के विषयों को देखिए और इस अनुसार आप रखते जाइए। हमने इसलिए कहा इन निबंधों को आपको विषय लिखना है ताकि यह समझ पाए आप कि आपके लिखते समय, निबंध को लिखते समय आपकी जो शैली हो उसी अनुकूल हो, उस निबंध के अनुकूल शैली हो। यदि आप ध्यान करें, वर्णनात्मक निबंध लिख रहे हैं आप, वर्णनात्मक निबंध मान लीजिए किसी भी स्थान का, जैसे लाल किला लिख रहे हैं, लाल किला या शहीद स्मारक के बारे में आप लिख रहे हैं, तो आपकी उस विषय की शैली और भावात्मक निबंध की शैली, जैसे आजादी या परोपकार, ये क्या है? परोपकार क्या है? भावात्मक निबंध। परोपकार एक भावात्मक निबंध की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। देश प्रेम, आपका देश के प्रति क्या निष्ठा है, उस चीज को लिखें। तो क्या आप यह ध्यान करें, क्या देश प्रेम निबंध की शैली और वर्णनात्मक निबंध में शहीद स्मारक की शैली क्या एक होगी? नहीं, क्योंकि यह बीती हुई घटना से संबंधित है। ये तो हो चुका, वहां शहीद स्मारक बन चुका, उसके तथ्य का आप वर्णन कर सकते हैं कि यह क्यों बना, कैसे बना, कब बना। लेकिन देश प्रेम क्या कोई आपका तथ्य है? नहीं, आपका देश प्रेम कोई तथ्य नहीं है, एक भाव है। बात समझ में आई? तो आपको इन चारों प्रकार के निबंधों को समझना है, उसी अनुसार आपको इसकी शैली का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए समझ गए। हम चलते हैं थोड़ा शुक्ल युग में, हम निबंध के विकास क्रम की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। निबंध के विकास क्रम को 4 भागों में हम बांटे थे, कभी कभी पूछा भी जाता है। तो पहला था भारतेंदु युग,
द्विवेदी युग। शुक्ल युग और है शुक्लोत्तर युग। इस प्रकार के निबंधों में हम देखे थे कि छोटे छोटे निबंध लिखे जाते थे और इन निबंधों में जो था, जो भारतेंदु युग के निबंध थे, उनमें कौन कौन से विषय रखे जाते थे? सामाजिकता के लिए, क्योंकि तत्काल परिस्थितियां ऐसी थी। भारतेंदु युग जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से युग, इस युग का नाम पड़ा। तत्कालीन परिस्थितियों पर ही निबंध और गद्य की रचनाएं उसी समय प्रारंभ हुई, अर्थात भारतेंदु युग के काल से ही गद्य साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। इसे भारतेंदु युग को गद्य साहित्य का प्रवेश द्वार समझा जाता है, अर्थात जब भारतेंदु युग शुरू हुआ उसी समय से गद्य की रचना शुरू हुई। उसके पहले तक की जो रचनाएं थी, जो भाव, जो विचार थे, लेखकों ने अपने पद्य के माध्यम से, छंद या गीत के माध्यम से उन चीजों को रखने का प्रयास किया। लेकिन इसके पश्चात, भारतेंदु युग के आने के पश्चात, खड़ी बोली का विकास और इसके साथ ही गद्य का विकास, जब खड़ी बोली का विकास शुरू हुआ तो गद्य का विकास शुरू हुआ। तो इस समय के जो विषय थे वो क्या थे? समाज सुधार। समाज में तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करके उस पर किस प्रकार से सुधार किया जाना चाहिए, इस काल के निबंधकारों ने इस विषय को अपना आधार बनाया। फिर बनाया आधार राष्ट्रीयता, देशभक्ति, देश प्रेम। तो जब समाज सुधार हो, उस पर भी आपका क्या हो? देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना आपके अंदर हो, राष्ट्र के प्रति आपके समर्पण का भाव हो। तो उस समय के जो तत्कालीन समय के, तत्कालीन का मतलब है उस समय, जो वह समय चल रहा था, उस समय के जो भी विषय थे वो इस प्रकार से रखे गए कि उन परिस्थितियों पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सके। भारतेंदु युग में आपने देखा था, भारतेंदु युग में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू का चिट्ठा, बालकृष्ण भट्ट का चढ़ती उम्र आदि आपने प्रमुख निबंधों को देखा था। हमने बताया भी था और यह भी कहा था कि परीक्षा में पूछा जाता है कि निबंध की परिभाषा लिखिए, कि दो निबंधकारों के नाम, उनकी एक एक रचना लिखिए। तो आपको कुछ रचनाएं भी ध्यान रखनी चाहिए। द्विवेदी युग में आपने देखा था कि द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा, द्विवेदी युग। और सरस्वती पत्रिका के संपादन के साथ ही यह युग अपने चरम परिणति की ओर बढ़ा। खड़ी बोली का प्रयोग तो यहाँ शुरू हो गया था, लेकिन खड़ी बोली का जो विकास है वो द्विवेदी युग में ज्यादा परिष्कृत माना जाता है। इस कारण से द्विवेदी युग में जो निबंध का प्रकार था वो बृहद स्वरूप अर्जित कर लिया। मतलब निबंध जो है वो बड़े बड़े विषयों पर लिखा जाने लगा। अभी तक निबंध जो है भारतेंदु युग में लघु विषयों पर, छोटे विषयों पर, छोटे आकार में लिखा जाता था, लेकिन द्विवेदी युग में उसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो गया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही कई लेखकों की रचना को प्रकाशित किया और उन रचनाओं को प्रकाशित करने के साथ ही गद्य की परंपरा में एक अभूतपूर्व विकास की नींव डाली। इसके पश्चात हमने देखा था द्विवेदी युग में जो रचनाकार हैं वो बाबू गुलाब राय भी द्विवेदी युग के हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह की आप मजदूरी और प्रेम रचना को पढ़ेंगे। श्याम सुंदर दास, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बख्शी किस लेखक का उपनाम है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। फिर हम चलते हैं शुक्ल युग में।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध को उच्च स्तर तक पहुंचाया। गहरे चिंतन तथा मनोविकारों से संबंधी निबंध इस युग में लिखे गए। देखिए, मनोविकार से संबंधित आप जब निबंध के प्रकार में देख रहे थे तो एक क्या देखे थे आप? भावात्मक निबंध। तो भावात्मक निबंध की ज्यादातर जो प्रकार हैं वो कब लिखे गए? शुक्ल युग में लिखे गए। देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता के निबंध जो थे वो कैसे निबंध थे? वो निबंध भावात्मक और कथात्मक दोनों स्वरूप में लिखे जाते थे। कथा के माध्यम से बताया जाता था कि उनको उदाहरणों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से यह बताया जाता था कि राम जी का जीवन कैसा था, तो आपको कैसा जीवन जीना चाहिए। आज भी आप देखते हैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप कई सारे उदाहरण लेते हैं। जैसे एकलव्य की शिक्षा, एकलव्य के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, आशा करते हैं, और नहीं जानते तो एकलव्य के बारे में थोड़ा पढ़िए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल में हिंदी निबंध विधा का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस युग में भाव तथा मनोविकार संबंधी तथा विषय प्रधान निबंध मुख्य रूप से लिखे गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हमने बताई थी कल आपको। मनोविकार से संबंधित निबंधों में भय, क्रोध, उत्साह, करुणा, इस प्रकार के निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शांति प्रिय द्विवेदी, रायकृष्ण दास, शिव पूजन सहाय, सियाराम शरण गुप्त आज इस युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। कवि और काव्य भय, क्रोध, प्रदीप, पंचपात्र आदि इस युग की प्रमुख श्रेष्ठ रचनाएं। ये तो शुक्ल युग की बात हुई। शुक्ल युग के बाद शुक्लोत्तर युग, इसे हम आधुनिक युग के नाम से भी जानते हैं, जो वर्तमान में निबंध की परंपरा चल रही है। तो शुक्लोत्तर युग में निबंध में अनेकता आ गई। देखिए, कोई भी जब विकास का क्रम होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भारतेंदु युग 1 से लेके 5 तक भारतेंदु, 6 से लेके 8 तक द्विवेदी, ऐसा नहीं है। 5 अंतिम और 6 का प्रारंभ संक्रमण काल कहलाएगा। मतलब इस काल में दोनों ही चीजों का मिलन हो जाएगा। तो उस युग के निबंधों को छांटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप कहीं कहीं पुस्तक में देखते हैं कि कई लेखक शुक्ल युग में गिने जाते हैं और कई लेखक शुक्लोत्तर युग में गिन लिए जाते हैं। वही लेखक कई किताबों में शुक्ल युग में मिलेंगे, वही लेखक कई किताबों में शुक्लोत्तर युग। ये केवल अध्ययन की दृष्टि के लिए ऐसा प्रयास किया गया है कि हम लेखकों को एक क्रम में रखें, ताकि उनके निबंधों को पढ़ते समय हम उन भावों, उन विचारों को जो उस युग के निबंध की विशेषता थी उसको हम समझ सकें। तो शुक्लोत्तर युग को आप वर्तमान युग भी कह सकते हैं, आधुनिक युग भी। तो आधुनिक युग के निबंधों में विषयों का वैविध्य मिलता है, मतलब कई विषय पर निबंध लिखे जाते हैं। इस युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, समसामयिक और ललित निबंधों की प्रचुर मात्रा में सृजन हुआ। तो ये क्या है? विचारात्मक निबंध का प्रकार ज्यादा मिलता है। समसामयिक चीजों में आप विचारात्मक निबंध ही लिखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? है ना? तो इस प्रकार से आप जानिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा एक कुत्ता एक मैना। एक रचना है गेहूं और गुलाब। गेहूं को संघर्ष का प्रतीक बताया है और गुलाब को विलासिता का प्रतीक बताया। भावात्मक निबंध। तो इस प्रकार से जब रचनाएं रची गई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आप रचना को समझ सकते हैं और उसको आप याद भी कर सकते हैं। तो आपने निबंध के प्रकारों में देखा कि समस्त प्रकार के निबंध जो थे वो विकास के क्रम में अपने अपने स्तर पर आगे बढ़ते चले गए और इन्हीं
विकास क्रम के आधार पर ही निबंध के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सका। इस प्रकार के निबंध इस युग में, किस प्रकार के निबंध इस युग, ये आप कदापि न सोचें कि भारतेंद्र युग में भावात्मक निबंध ना लिखे गए। यह आप कभी ना सोचें कि शुक्लोत्तर युग में कथात्मक निबंध कभी नहीं लिखे गए। इस भावना से आप ओतप्रोत नहीं रहिएगा। ये भाव अपने दिमाग में नहीं बैठा लीजिएगा कि अच्छा कथात्मक निबंध भारतेंद्र युग, विचारात्मक निबंध शुक्ल युग, भावात्मक निबंध शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग में वर्णात्मक निबंध। ऐसा विचार नहीं बनाइएगा। आपको यह समझना है कि वह विषय किस निबंध की शैली के अंतर्गत आएगा। आप जब निबंधों के प्रकार को पढ़ेंगे, आपको निबंध रटना नहीं है, आप निबंध रटिए नहीं, आप निबंध का अध्ययन करिए और फिर उसकी भाषा को आप लिखिए। तब आप लिख पाएंगे कि निबंध किसी भी विषय पर, आपने निबंध का लक्षण देखा कि निबंध का विषय असीमित है, निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। एक निबंध का कंपटीशन हुआ था, उसमें एक निबंध लिखा था विद्वानों के कथन से संबंधित निबंध। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग उस धारदार चाकू की भांति होता है जो प्रयोग करने वाले का हस्त रंजित कर देता है। इस प्रकार के निबंध आप इस विषय को देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि बहुत कठिन है, इस प्रकार के निबंध तो हम कभी अध्ययन ही नहीं किए। लेकिन जब आप उन निबंधों की प्रकार की शैली को पढ़ेंगे तब आप उस निबंध को लिखने का थोड़ा प्रयास करेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप एक दिन में लेखक हो जाएंगे, लेकिन आपका निरंतर प्रयास आपको एक उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाएगा और आपसे निबंध लिखना आने लगेगा। तो हम निबंध के प्रकार को, निबंध की परिभाषा को, निबंध के विकास क्रम को और निबंध के लक्षणों को जान चुके हैं। अब जब हम अध्ययन करेंगे निबंध इसका, वासुदेव शरण अग्रवाल का, संस्कृति का स्वरूप, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि यह निबंध किस प्रकार के निबंधों में आएगा और जो यह निबंध उस प्रकार, जो भी प्रकार होगा इस निबंध का, उस निबंध को पढ़ने के पश्चात हमें क्या विश्लेषण करना चाहिए, तभी आप इसके प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे, अन्यथा थोड़ा सा मुश्किल होता है। आइए थोड़ा लेखक परिचय प्राप्त कर लेते हैं आज डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में और मृत्यु सन 1967 ईस्वी 1967 ईस्वी में हुई। माता पिता का निवास लखनऊ में होने के कारण बचपन लखनऊ में बीता। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के उपरांत पीएचडी डी.लिट की उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम के अधीक्षक तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल किस संस्था में प्रोफेसर थे, तो आप ये ध्यान दे लीजिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत कॉलेज है भारतीय महाविद्यालय, वहां पर प्रोफेसर थे, ना कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। जिस प्रकार से आपका टीआरएस कॉलेज,
या रीवा में जितने भी कॉलेज हैं वो APASU मतलब अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। उसी प्रकार से भारतीय महाविद्यालय जो है वो हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई के सभापति और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति रहे। इनकी लिखी और संपादित पुस्तकों में उरुज्योति, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनकालीन भारतवर्ष, पृथ्वीपुत्र, पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ आदि प्रमुख हैं। एक इसमें लिखी हुई है रचना मलिक मोहम्मद जायसी और फिर आगे लिखा हुआ है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी भी एक कवि थे और पद्मावत भी उनकी एक रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की भी रचना एक पद्मावत है, लेकिन पद्मावत इन्होंने भी लिखा है। किन्होंने? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय इतिहास, पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के गंभीर अध्येताओं में शीर्ष स्थान पर हैं। कालिदास के मेघदूत तथा बाणभट्ट के हर्षचरित की नवीन पीठिका प्रस्तुत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कालिदास ने जो रचना की थी वो मेघदूत की रचना की थी। आप देखे होंगे, संस्कृत के निबंध में भी आप पढ़े होंगे या आगे का अध्ययन करेंगे आप। और बाणभट्ट राजा हर्ष के शासनकाल में कवि थे, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। उसकी नवीन पीठिका बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश में हुआ था, मेरठ जनपद के अंतर्गत खेड़ा गांव में, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लखनऊ में हुई और इसके पश्चात फिर ये भारतीय महाविद्यालय में भी प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके पहले इन्होंने MA PhD DLED की उपाधियां प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से आप लेखक परिचय से प्रमुख प्रमुख चीज़ों का अध्ययन कर लेंगे। हम आगे अध्ययन करेंगे संस्कृत का स्वरूप, निबंध को, और इस निबंध के अंतर्गत हम आपसे बीच बीच में कई प्रकार के क्वेश्चन भी करते रहेंगे। आपको जो भी संबंधित प्रश्नों में समस्या हो उसको आप विद्यालय आकर जरूर पूछिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि विद्यालय हम नहीं आ सकते तो आप लिखे गए प्रश्नों के उत्तर या समस्या को आप कमेंट बॉक्स में या मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करिए।